हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों 12th क्लास की फिजिक्स और फिजिक्स का 10th चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, दैट इज किरण प्रकाश की। और इस चैप्टर का बच्चों आज है लेक्चर नंबर 5। ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता चल रहा है बच्चों, और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता, that is intensity due to interference। ठीक है बच्चों, यानी जैसे हमने कल बताया था बच्चों कि जब कोई सी दो तरंगें, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों से उत्पन्न अलग अलग तीव्रताओं के योग से अधिक तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं, यानी कहीं उजाला होता है। अगर प्रकाश किरणों की बात करें तो कहीं उजाला होता है, कहीं अंधेरा होता है, कहीं उजाला कहीं अंधेरा, यानी कहीं तीव्रता ज़्यादा कहीं तीव्रता कम। तीव्रता अधिक का मतलब उजाला और तीव्रता न्यूनतम का मतलब अंधेरा यानी कम रोशनी। तो उसी घटना के परिप्रेक्ष्य में हम आज ये बताना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर हम इसको कैसे मान लें कि ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो किन किन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक होगी और किन किन बिंदुओं पर कम होगी, यानी किन किन बिंदुओं पर मैक्सिमम होगी और किन किन पॉइंट्स पर मिनिमम होगी, और जहाँ महत्तम होगी वहाँ कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, और जहाँ न्यूनतम होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों आज हम इसके लिए एक्सप्रेशंस प्राप्त करेंगे, व्यंजक प्राप्त करेंगे, यानी इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंटेंसिटी का। कल हमने एक्सपेरिमेंटली उसको देखा था, समझा था उस घटना को, और आज हम उसको विद प्रूफ आपके सामने लाएंगे कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाए उसका, कैसे उसके एक्सप्रेशंस निकाले जाए, यानी गणित की सहायता से हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आज बच्चों एक तरीके से हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। व्यतिकरण की गणितीय विवेचना। तो आपके दिमाग में जो शंकाएं हैं उनको आज दूर करेंगे हम इस ट्रीटमेंट की सहायता से बच्चों। तो इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो चलिए बच्चों, हमारी आपकी अभी मुलाकात हुई इस चैनल पर, इस वीडियो में आप हमसे मिले आकर के। तो बच्चों जब कभी भी दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं बच्चों। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक दूसरे के हालचाल पूछ लिए जाएं। ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहे हैं, हालचाल। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। चलिए बच्चों, हाल चाल हो चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, कैलकुलेट करते हैं इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। व्यतिकरण में तीव्रता कहाँ अधिकतम होगी, कहाँ न्यूनतम होगी, कितनी कितनी होगी बच्चों। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखें बच्चों, हमने बताया था कि जैसे ये प्रकाश स्रोत है बच्चों कोई S1, और ये है बच्चों एक दूसरा प्रकाश स्रोत S2। इनसे तरंगें चलनी हैं, और ये सामने स्क्रीन है बच्चों जहाँ पर हमें व्यतिकरण की घटना दिखाई देगी। व्यतिकरण को देखना है। पर्दा बच्चों थोड़ा सा तिरछा हो चुका है।
ये स्क्रीन है। तो किसी भी पॉइंट की बात करें, जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया P, इस बिंदु पर हमें देखना है कि तीव्रता अधिकतम होगी या न्यूनतम होगी, कितनी होगी। तो एक तरंग बच्चों यहाँ से गई, यहाँ से प्रोपेगेट हो रही है एक तरंग और यहाँ पहुँच रही है बच्चों, मैंने थोड़ी सी बनाई है, आगे पहुँच रही है। एक तरंग यहाँ से जाती है और यहाँ मिल जाती हैं और अध्यारोपण होता है। एक तरंग ये है, आयाम अलग हो सकता है बच्चों, इसका आयाम बड़ा ले लिया है, इसका छोटा ले लिया है, लेकिन आयामों में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इनकी आवृत्तियाँ भी समान रखनी हैं और इन दोनों की आवृत्तियाँ समान होनी है। कंडीशंस को समझते चलिए बच्चों। तो इस स्रोत से जो तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, उनके विक्षोभ की इक्वेशन, जो डिस्टरबेंस है, जो विस्थापन, इस स्रोत से जो तरंग उत्पन्न होगी उसकी विस्थापन समीकरण है y1 बराबर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, समतल प्रगामी तरंग, हार्मोनिक वेव आपने पढ़ी थी बच्चों 11th में, वो इक्वेशन लेते हैं। इसका एम्पलीट्यूड आयाम A1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, माइनस के एक्स भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। इससे चलने वाली जो तरंगें हैं उनका विस्थापन समीकरण है y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों कि दोनों तरंगें यहाँ से समान कला में चली हैं, एक ही कला में आगे बढ़ी हैं। तो बच्चों ये कला का बड़ा चक्कर है और पूरे व्यतिकरण की जड़ ही बच्चों कला है। कला का मतलब ड्राइंग से नहीं, फेस। तो इस पॉइंट को बच्चों एक दिन एक लेक्चर में डिटेल से पढ़ाएंगे कि फेस का क्या चक्कर है, क्या माजरा है, ध्यान से समझाएंगे उसको, क्योंकि अभी फिर बात पूरी नहीं हो पाती है बच्चों। अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि दोनों स्रोतों से तरंगें एक ही कला में चली हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अलग अलग कलाओं में भी चलती तो, लेकिन सुविधा हो जाएगी। सुविधा क्या हो जाएगी कि जब एक सी कला मानी है बच्चों, तो साइन के आगे जो भी एंगल ये लिखा हुआ है ये कला है। यहाँ देखिए ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहाँ भी ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी दोनों तरंगों की कलाएं समान हैं। ठीक है ना बच्चों। अब कला की बात आगे करेंगे फिर और डिटेल में, अभी इतना समझ लीजिए कि कलाएं सेम हैं, एक सी ले ली हमने। ठीक है, केवल आयाम अलग अलग हैं, आवृत्तियां भी समान हैं, संचरण नियतांक भी समान है। के क्या है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ये पता है आपको ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2π/t होती है। टी आवर्तकाल है, या 2πf लिख सकते हैं, जहाँ f फ्रीक्वेंसी है, 1/t आवृत्ति के बराबर होता है, आवर्तकाल का उल्टा। और के क्या है बच्चों? संचरण नियतांक, ये छोटा के है बच्चों, ध्यान रखना, 2π/λ, लैम्बडा वेवलेंथ ऑफ वेव। तो बच्चों ये जो दो तरंगें हैं वो आगे जा रही हैं, इस पॉइंट पर अध्यारोपित हुई यानी मिली, क्योंकि देहाती भाषा में हम अध्यारोपण को मिलना, मिक्सअप होने से समझ सकते हैं आसान तरीके से। तो अब ये दोनों तरंगें अध्यारोपित हुई, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे परिणामी तीव्रता कितनी हुई। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये दूरी कम है, इसका जो पथ है, मार्ग, वो S1 से लेके P तक छोटा है, S2 से लेके P तक बड़ा है। यानी इस तरंग को, यहाँ से चलने वाले डिस्टरबेंस को, हलचल को ज़्यादा दूरी तय करनी है, वो है x2, और इसको दूरी तय करनी है x1। आप चाहें तो इसको x और इसको x प्लस डेल्टा x भी मान सकते हैं, क्योंकि ये डेल्टा x ज़्यादा है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का तरीका है। तो बच्चों यहाँ से डिस्टरबेंस जब x1 दूरी तय करके यहाँ पहुँचेगा, तो ये तरंग इस पार्टिकल में कितना विस्थापन उत्पन्न करना चाहेगी? y1 बराबर, ये दूर लिख दूँ, P के पास लिख गया बच्चों। देखो यहाँ का डिस्टरबेंस पार्टिकल को विस्थापित करना चाहेगा, इस तरंग से जो डिस्टरबेंस पहुँचेगा वो उसको विस्थापित करना चाहेगा, उनका सदिश योग कर देंगे तो परिणामी विस्थापन पता चल जाएगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, जिसको हम लेक्चर नंबर 4 में काफ़ी विस्तार में समझा चुके हैं। तो देखें, ड्यू टू फर्स्ट वेव सोर्स, पहले तरंग स्रोत से यहाँ तक पहुँचने वाली तरंग इस कण में कितना विस्थापन उत्पन्न करना चाहेगी बच्चों? y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, क्योंकि इस वेव ने, सॉरी प्लस, मैंने वहाँ प्लस लिया है, आप माइनस लेके भी कर सकते हैं एक्सप्रेशन, नो प्रॉब्लम। तो y1 इक्वल्स टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1, इतना डिस्टरबेंस इसकी वजह से, इतना विस्थापन इसकी वजह से उत्पन्न होना चाह रहा है। और S2 से जो तरंगें जा रही हैं वो कितना विस्थापन यहाँ उत्पन्न करना चाहेंगे बच्चों? y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी
प्लस के एक्स टू। क्लियर। अब यहां इस कण में कितना विस्थापन होगा, परिणामी विस्थापन, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा बच्चों, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ये पहला डिस्टरबेंस, वो पहला विस्थापन है पहली तरंग से, और ये दूसरी तरंग से विस्थापन की वैल्यू है। तो y परिणामी विस्थापन कितना आ गया बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के x1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के x2। ये एक्सप्रेशन नंबर इसको डाल देते हैं बच्चों थर्ड, ऊपर लिख दिया है मैंने, स्पेस हमें पर्याप्त मिल जाएगा। तो अब बच्चों यहां देखें कि जो परिणामी विस्थापन होगा वो इस एक्सप्रेशन से प्राप्त होगा। तो इससे हम एक परिणामी जो तरंग बनेगी उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे बच्चों तो बहुत समय लगेगा। हम यहाँ पर इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं कि तीव्रता यहाँ कितनी होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी, कितनी होगी। तो तीव्रता का संबंध होता है बच्चों आयाम से। तो हम इक्वेशन के चक्कर में न पड़ें कि परिणामी विस्थापन की समीकरण क्या होगी, उसके चक्कर में न पड़ें, अभी बाद में देखेंगे। अब ये मैथमेटिकल है। साइन ए प्लस बी का सूत्र खोलिए, साइन ए प्लस बी का सूत्र खोलिए। फिर आपने अपनी बुक में देखा होगा कि इस पद को कॉस थीटा मान लीजिए, इस पद को ए साइन थीटा मान लीजिए। बड़ा बोरिंग रटने वाला मेथड है वो। तो हम यहाँ दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। आपकी बुक में, आपकी कुछ साइड बुक्स में बच्चों ऐसे लिखा होगा, कैसे लिखा होगा वो बात भी समझें कि एक इक्वेशन मान ली होगी a1 साइन ओमेगा टी और दूसरी a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो कंफ्यूज ना हो। अब मैं वो बात बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि जब दोनों तरंगें यहाँ से चली, लेकिन दोनों तरंगों ने चूंकि अलग अलग मार्ग तय किए हैं, तो इन दोनों के मार्गों में पथांतर आ गया। पथ यानी मार्ग, कितना अंतर, ये वाला मार्ग बड़ा है, यहाँ से जैसे मैं लंब गिराऊँ बच्चों ऐसे करके, तो इतना मार्ग ज़्यादा है, ये डेल्टा एक्स, इतना ही तो पथांतर है। और आपने 11th में पढ़ा है कि जहाँ कलांतर होता, जहाँ पथांतर होता है वहाँ कलांतर भी होता है, 2 पाई बटे लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। इस डेल्टा फाई को मैं कलांतर को फाई लिख लेता हूँ, सिंपली डेल्टा नहीं लगा रहा। तो फाई बराबर 2 पाई बटे लैम्बडा बच्चों क्या है, के, यानी के इंटू डेल्टा एक्स का पथांतर कलांतर आ जाता है। किस वजह से, पथांतर की वजह से। तो चूंकि इनमें पथांतर है, यहाँ से भले ही समान कला में चली थी बच्चों, देखो ये भी अपने कहना चाहिए कहाँ से चली है, न्यूनतम विस्थापन की अवस्था से, ये भी न्यूनतम विस्थापन की अवस्था से समान कला में चली थी। इक्वेशन भी हमने सेम ली थी। कला में अंतर होता, जैसे ये फाई कला में आगे होती तो यहाँ प्लस फाई लेके चलते। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दोनों तरंगों से जो विस्थापन यहाँ उत्पन्न होगा उनमें कलांतर आ गया बच्चों, क्योंकि पथांतर है इसलिए। अगर दोनों तरंगें समान मार्ग चलती, जैसे इस पॉइंट पर आती, इतनी दूरी ये भी तय करती, इतनी दूरी ये भी, तो कलांतर शून्य होता, क्योंकि मार्ग बराबर होते। पथांतर नहीं है तो कलांतर भी नहीं है। लेकिन यहाँ पथांतर की वजह से कलांतर भी आ गया बच्चों। तो वो कलांतर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, वो इतना ही आएगा। अब कुछ बच्चे कहना चाह रहे हैं कि सर हमें ये ध्यान नहीं रहा, ये एक्सप्रेशन ध्यान नहीं रहा। तो बच्चों ये पहले पार्टिकल की कला है, पहली तरंग की कला ये है φ1 और दूसरे की ये है φ2। दैट इज़ ये जो वैल्यू है ये φ1 है, अपॉन φ1 नहीं लिखा है बच्चों। फिर कुछ लोग ये समझेंगे कि मैंने अपॉन φ1 लिख दिया है, ऐसी समझ लो। ये φ1 है और ये φ2 है, तो कलांतर डेल्टा फाई को मैं फाई से लिख देता हूँ, φ2 माइनस φ1, दैट इज दिस माइनस दिस। तो इसमें से इसे घटाओगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, के x2 माइनस के x1, यानी के और कॉमन ले लिया के, तो x2 माइनस x1, और ये डेल्टा x है बच्चों। तो यही तो आ गया, फाई इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा एक्स, यही आ गया कि नहीं, के इंटू डेल्टा एक्स। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर आपने वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है तरंग संचरण नियतांक वो सेम लिया है, बात समझ में आ गई।
आपने ओमेगा सेम क्यों लिया है। तो ऐसे कुछ सवाल हैं बच्चों जो आगे, क्योंकि अभी एकदम सब नहीं, सब फिर मिक्सअप हो जाएगा, आपके दिमाग में अध्यारोपण हो जाएगा बच्चों, इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो अभी सिस्टमेटिक वे में समझते चलिए कि अभी इसका भी जवाब देंगे कि हमने ओमेगा सेम क्यों रखे हैं, आवृत्तियां समान क्यों रखी हैं, कला संबद्ध स्रोत बनाने के लिए। आप कहेंगे कला संबद्ध स्रोत क्या है, इसकी भी चर्चा अलग से करेंगे बच्चों। सवालों को मुझे बताना भी ज़रूरी है कि ये समस्याएं भी आनी हैं, आपके दिमाग में नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ, जिनको मैं आगे हल करूँगा। फिलहाल इतना समझ में आ गया, यहाँ से तरंग चली, इसके कारण जो विस्थापन इतना, यहाँ की तरंग इतना विस्थापन करना चाह रही है, परिणामी विस्थापन अध्यारोपण के सिद्धांत से इतना हो गया। परिणामी तरंग की समीकरण बाद में निकालेंगे, अब ये देख लें कि परिणामी आयाम कितना होगा। यहाँ परिणामी आयाम, तो आपने देखा बच्चों कि इन दोनों तरंगों में कितना कलांतर है, फाई का। इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 4 डालता हूँ। इन दोनों तरंगों में अलग अलग मार्ग चलने के कारण कितना कलांतर आ गया, k इंटू डेल्टा एक्स का कलांतर आ गया, फेस डिफरेंस आ गया। यही कलांतर है बच्चों पूरे मामले की जड़, कलांतर ही सब खेल कर रहा है इंटरफेरेंस का। तो देखें परिणामी आयाम A1 क्या है, पहली तरंग का आयाम, A2 क्या है, दूसरी तरंग का आयाम। अब परिणामी आयाम निकालना है और दोनों विस्थापनों के बीच कलांतर है। आप कहेंगे हमें तो नहीं दिख रहा सर, दिख रहा है, देखिए यहाँ kx2 है, यहाँ kx1 है, तो अंतर है कला में, वो कितना है, इतना। तो जब कलांतर है कितने का है, वो k इंटू डेल्टा एक्स का, उसको क्या मान लिया है, फाई। यानी दोनों आयाम एंगल बना रहे हैं बच्चों। एक नए कॉन्सेप्ट से हम इसको हल कर रहे हैं, आपकी बुक में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा बोरिंग है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, ये हटा दें, यहाँ जगह मिल जाएगी हमको। ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये जानते भी हैं, नहीं लिया है तो ले लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूँ बच्चों को। वेक्टर एडिशन की मदद लेते हैं बच्चों, तो रटने वाली बात खत्म हो जाएगी। आप अपनी टेक्स्ट बुक में इंटरफेरेंस का ये ट्रीटमेंट पढ़ते हैं, ये इंटेंसिटी निकालते हैं, तो वहाँ आपको एजम्पशंस करने पड़ते हैं कि इसको ये कॉस थीटा मान लो, इसको ये साइन थीटा मान लो। वो बड़ा बोरिंग है यार, रटने का है। यहाँ रटने वाला हम कोई खेल नहीं खेल रहे। हमने देखा कि दोनों के विस्थापनों में फाई का कलांतर है, यानी एक कला नहीं रही यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि पाथ में डिफरेंस है। तो फाई का कलांतर बनाते हैं। जैसे बच्चों ये है, मान लीजिए A1, तो A1 और A2 के बीच में कितने का कलांतर है, फाई का। ये तरंग आगे चल रही है, देखिए आगे चल रही है क्योंकि इसका मार्ग बड़ा है। तो A2 हमने बना दिया, ये कलांतर कितने का हो गया, फाई का। ये कलांतर हुआ दोनों आयामों के बीच, A1 और A2 के बीच। देखिए इसी बात को हमने यहाँ वेक्टर फॉर्म में ले आए। जब विस्थापनों में फाई का कलांतर है तो आयामों में भी फाई का कलांतर होगा बच्चों, क्योंकि आयाम क्या है, महत्तम विस्थापन। आयाम भी तो एक विस्थापन है, वो विस्थापन की मैक्सिमम वैल्यू है। छोटी कक्षाओं पढ़ते हैं, कक्षा 9th में, कि महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो चलिए अब परिणामी कैसे निकालेंगे, आपको पता है, मैं पीछे भी बता चुका हूं कि जब दो वेक्टर फाई का एंगल बना रहे हो तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं बच्चों। 11th में वेक्टर में पढ़ा है, पैरेललोग्राम मेथड, समांतर चतुर्भुज का नियम बच्चों। तो यहाँ पर बना दिया मैंने समांतर चतुर्भुज। पैमाना पटरी नहीं है, थोड़ा बहुत तिरछा हो तो एडजस्ट कर लेना। ये जो विकर्ण होगा बच्चों, यही क्या हो जा, हाँ ये लिखना भूल गए, ये फाई है, फाई का कलांतर है दोनों में। ये जो आया बच्चों, यही परिणामी विस्थापन A हो गया। इसको बड़ा A मान लो, अच्छा लगेगा। परिणामी तरंग है, दोनों को मिलने के बाद जो तरंग बनी उसका आयाम इतना होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आप जानते हैं, आपको पता है कि दो वेक्टर जब फाई एंगल पर हों तो उनका रिजल्टेंट A बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई, दोनों के बीच का एंगल। क्लियर, दिस इज द एक्सप्रेशन नंबर 5th। और ये आ गया परिणामी तरंग का आयाम, यानी यहाँ जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट दोनों तरंगों के अध्यारोपण के कारण, वो इससे निकलेगा बच्चों। अब देखें
ये आयाम अलग अलग जगह अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फाई है ये फाई पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, कलांतर पर, और कलांतर डिपेंड कर रहा है पथांतर पर। देखिए कलांतर पथांतर पर, सुने, सांस ले लूं बच्चों। आयाम निर्भर कर रहा है कलांतर पर और कलांतर निर्भर कर रहा है पथांतर पर। तो आयाम निर्भर किया पथांतर पर और भिन्न भिन्न बिंदुओं की पोजीशंस में पथांतर भिन्न भिन्न होगा। जैसे हम इस पॉइंट को और इसको मिलाएं तो मार्ग में अंतर अलग होगा, पथांतर अलग होगा। इसको इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ से तरंग आएगी, एक यहाँ से आएगी, उनके मार्ग में डेल्टा एक्स अलग हो जाएगा पथांतर। तो अलग अलग बिंदुओं पर फाई अलग अलग हो रहा है बच्चों, तो अलग अलग बिंदुओं पर आयाम भी अलग अलग होगा। और जब आयाम अलग अलग होगा और तीव्रता निर्भर करती है आयाम पर, 11th में पढ़ चुके हैं, I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो चलिए खैर यहाँ आगे थोड़ी बात कर लेते हैं कि अभी इस इक्वेशन को अब हम मैथमेटिकली हल न करके इसी फॉर्म से हल कर लेते हैं। ये हमें पता चल गया कि परिणामी आयाम इतना होगा। अब परिणामी तरंग की अगर समीकरण लिखना चाहें बच्चों y बराबर, तो इन्हीं की सहायता से कैसे लिख सकते हैं कि क्या होता है समीकरण में, विस्थापन की जगह विस्थापन, फिर होता है आयाम। अब जो परिणामी तरंग बनी उसका आयाम a हो गया तो a लिख दिया, फिर आगे आएगा साइन, साइन आ गया, फिर आएगी कला यानी ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओ सॉरी बंद नहीं करना है अभी दरवाज़ा बंद नहीं करना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये तब होता जब इनिशियल फेस में होती, लेकिन जो परिणामी तरंग का आयाम आया है बच्चों वो मान लो ये इनिशियल लाइन है, तो जैसे A1 आयाम इस दिशा में था तो A2 उससे फाई कोण बनाते हुए था। अब परिणामी जो है वो कितना कोण बनाते हुए है, थीटा, कितना कोण बनाते हुए, थीटा। तो यानी अब परिणामी तरंग इनिशियल लाइन से, इनिशियल उसका फेस प्रारंभिक कला उसकी थीटा है, प्रारंभिक कला थीटा से ही चल रही है तो प्लस थीटा हो गया। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 6। ये परिणामी विस्थापन की समीकरण आ गई जो एक तरीके से इसको हल करके आएगी। तो देखें बच्चों, बिना हल किए वेक्टर की सहायता से हमने किस तरीके से परिणामी तरंग की विस्थापन समीकरण भी निकाल ली, परिणामी तरंग का आयाम भी निकाल लिया और परिणामी तरंग की तीव्रता भी निकालेंगे। अभी धैर्य रखिए। अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब बच्चे चालाक हो गए हैं फिजिक्स पढ़ते पढ़ते। भाई कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप चालाक होते जाएं। चालाक का मतलब बच्चों गलत एक्टिविटी से नहीं है मेरा, चालाक का मतलब इंटेलिजेंट, पढ़ाई में अपनी कंसंट्रेशन लगाते चले जाएं। तो यहाँ देखें, अब एक बच्चा ये पूछ रहा है कि सर ये थीटा कैसे निकलेगा, फिर यहाँ थीटा आपने लिख दिया, यहाँ फाई तो समझ में आ रहा है कि फाई तो दिख रहा है कि सर के इंटू डेल्टा एक्स है, यानी कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हटा दिया था क्या बच्चों, भी निकाला था, हाँ ये है के इंटू x2 माइनस x1 है, फाई तो पता है, लेकिन थीटा कैसे निकालेंगे। तो बच्चों फिर चले जाइए 11th में जब वेक्टर पढ़ाया था तो हमने बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच अगर फाई एंगल है तो परिणामी वेक्टर किसी एक वेक्टर के साथ जो कोण बनाता है उसको कैसे निकालते हैं बच्चों। अब कहाँ बताऊँ, ये बड़ी समस्या है, इसको भी अभी हटा नहीं सकते, इसको भी हटा नहीं सकते, ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिख देता हूँ बच्चों मैं, चलो शॉर्ट में समझाता हूँ, पहले यहाँ समझाता हूँ फिर यहाँ। जैसे बच्चों ये हो वेक्टर ए और ये हो वेक्टर बी, इनके बीच का कोण हो, मान लो क्या मान लो बच्चों, फाई ही मान लेता हूँ। और परिणामी, ये जगह कम पड़ रही है बच्चों, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ मैं वीडियो पॉज करके। बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमें अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देंगे, फिर आगे का यहाँ करेंगे जो कुछ करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों मैंने हटा दिया है, अभी थोड़ा सा करेक्शन करना है बच्चों, मौसम थोड़ा बड़ा सुहाना हो गया है, ठीक है। अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में,
बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम दीवाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। चलें बच्चों आगे। तो यहाँ मुझे स्क्वायर रूट लगाना था। अब बच्चों क्या करें, आज मौसम थोड़ा सुहाना है तो बीच बीच में गुनगुना लेते हैं बच्चों, बोरियत दूर हो जाती है। पढ़ते पढ़ते जब बोर हो जाया करें तब आप थोड़ा सा गुनगुना लीजिए, मन की थकान दूर हो जाएगी। हाँ बच्चों, तो अब हम ये कह रहे थे कि थीटा कैसे निकालें। उसके लिए मुझे आपको 11th में ले जाना था, जगह नहीं मिल रही थी, जगह करनी थी। मैं यहाँ बताता हूँ बच्चों, जैसे एक वेक्टर ए आपने देखा था 11th में और एक वेक्टर था बी, इन दोनों के बीच का कोण अगर मैं थीटा मान लूँ या फाई मान लूँ, यहाँ फाई है तो कन्फ्यूज़न ना हो, अरे कुछ भी मान लो कोई फ़र्क नहीं है। तो इनका जो परिणामी है आर, इस तरीके से बच्चों आर जो है वो जो एंगल बना रहा है उसको मैं अल्फ़ा मान लूँ, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था बच्चों कि यहाँ अल्फ़ा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि वेक्टर ए से, इनिशियल वेक्टर से मिल रहा है, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू दूसरा वाला वेक्टर ए से दिशा देख रहे हैं तो ऊपर वाला वेक्टर लीजिए बी साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी कॉस ओ थीटा, दोनों के बीच का कोण, ओ सॉरी बच्चों सॉरी, कौन सा, थीटा, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसी एक्सप्रेशन का यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो देखें बच्चों, थीटा निकालना है तो वेयर, जहाँ यहाँ जो थीटा है, वेयर टेन थीटा या थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बी साइन थीटा यानी दूसरा वेक्टर यानी बी के स्थान पर यहाँ क्या है बच्चों, A2 साइन, यहाँ थीटा क्या है, दोनों के बीच का कोण, यहाँ दोनों के बीच का कोण फाई, तो कितना हो गया A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो देखें भाई, न हींग लगी न फिटकरी, रंग चोखा हो गया, ठीक है ना बच्चों, हमारा काम बन गया। इक्वेशन निकल आई हमारी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की, और ये एंगल कितना था वो भी निकल आया, और जो मेन यहाँ पर चीज़ थी जिसका हमें इंतज़ार था वो ये था एम्पलीट्यूड, इसी का खेल है और फाई का खेल है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ें, इसको हटाएं। अब हम ये देखना चाहते हैं बच्चों कि किन किन बिंदुओं पर क्या क्या होना है, क्या क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखनी हैं कि क्या क्या अब आगे होना है। गुनगुनाते रहिए, मस्त रहिए, गाने गाते रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। आप ये मत कहना कि सर हमें बिगाड़ रहे हो, गाना वाना सुनाते रहते हो, ऐसी बात नहीं है बच्चों। संगीत तो पौधों में, मुर्दों में, सब में जान डाल देती है बच्चों, ऐसी चीज़ है म्यूज़िक। तो चलें आगे। इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं बच्चों, तीव्रता, इसी की तो चर्चा चल रही है बहुत देर से कि सर तीव्रता हम कैसे मान लें कि यहाँ अधिकतम है। तो बच्चों तीव्रता है क्या आखिर, जो हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, तीव्रता, पहले तो ये पता हो कि इंटेंसिटी है क्या। बच्चों इंटेंसिटी भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है। हमने कहा था कि अध्यारोपण की क्रिया में, व्यतिकरण की घटना में अध्यारोपण के कारण ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। पिछले लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं। सांस लेने दीजिए करो यार। तो इंटेंसिटी क्या है, फिर ऊर्जा की बात कर ली थी। तो बच्चों जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो भी ऊर्जा है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उसको हमने कैसे डिफाइन कर लिया है कि तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, एकांक, यूनिट, जैसे 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें जो भी यूनिट आप रखना चाहो इंटेंसिटी की।
तो एकांक क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाली जो ऊर्जा है वही तरंग की तीव्रता कहलाती है। ठीक है ना। द एनर्जी, कौन सी एनर्जी? जो एकांक क्षेत्रफल से गुजरी और कितनी देर में? एक सेकंड में। सीधी बात, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली जो एनर्जी है वही है बच्चों तीव्रता। चलिए अब ज़्यादा बात नहीं कर रहे क्योंकि ये सब बातें 11th में हो चुकी हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों इंटेंसिटी, जो तीव्रता है आई, उसका एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था बच्चों, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, पढ़ा था 11th में। ये कोणीय आवृत्ति, ये आयाम, ये घनत्व और ये चाल, इनके बारे में सब पता है आपको। ये घनत्व है किसका? माध्यम का। ये v क्या है? उस तरंग की चाल। अब बच्चों यहाँ जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो जनरल तरंग लेके चल रहे हैं। ये तरंग कोई सी हो सकती है, ध्वनि तरंग भी हो सकती है, प्रकाश तरंग भी हो सकती है, कोई भी विद्युत चुम्बकीय तरंग हो सकती है। लेकिन हम एक बात बताना चाहेंगे, अगर प्रकाश और विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे। निर्वात में, हाँ निर्वात में होगा तो C हो जाएगा, माध्यम में होगा तो उसमें भी V ही रहेगा प्रकाश और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए। यहाँ एक जनरल कॉन्सेप्ट निकालना है इंटेंसिटी का। तो चलिए बच्चों, अगर हम इसको आवृत्ति के पदों में लिखना चाहें तो कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर होती है बच्चों 2πf। ये एक्सप्रेशन यहाँ रखिए तो I बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 1/2 गुणा इसका स्क्वायर यानी 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, मिस्टेक ना हो जाए। प्रिंटिंग मिस्टेक मुझसे हो जाती है, क्या करूँ, थक जाते हैं बच्चों। 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी 2 जा 4 तो कितना आ गया? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। लिख लेना कॉपी पर। क्या लिख लेना? एफ आवृत्ति है, पाई जानते हैं 22/7 3.14, 2 जानते हैं, गिनती पढ़ी है 1 2 3 4। ए आयाम है, कौन सा आयाम है बच्चों? ये परिणामी आयाम, ये जो परिणामी तरंग का है। परिणामी तीव्रता ही तो देख रहे हैं तो परिणामी आयाम देखेंगे। यहाँ मैंने छोटे ए से लिखा है। ये रो माध्यम का घनत्व जिसमें तरंग संचरित हो रही है, वी उस तरंग की चाल है बच्चों। ये सब लिख लेना कौन सा टर्म क्या क्या है। तो इंटेंसिटी कितनी हुई बच्चों? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, नहीं है बच्चों। मैं भी इंसान हूँ यार, मन में एक डाउट क्रिएट हो रहा है। वैसे सही है, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी ही होता है, तो मुझे ड्राइव करके देखनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं। हाफ 2 जा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो बी, वैसे सही है। मुझे डाउट ऐसा हो रहा है ये पाई में स्क्वायर होता है या नहीं। वैसे पाई स्क्वायर ही होगा बच्चों, क्योंकि जब ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ एफ स्क्वायर होगा, पाई का स्क्वायर भी होगा, पाई स्क्वायर ही होगा बच्चों। खैर सही है, नो डाउट, नो कन्फ्यूज़न। तो बच्चों यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो इंटेंसिटी है, देखिए यहाँ कांस्टेंट कौन कौन से हैं? 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आवृत्ति नियत है। अभी हमने बताया था कि आवृत्ति बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है। घनत्व कांस्टेंट है, नियत चाल से चल रही है, चाल नहीं बदल रही, एक ही माध्यम में चाल नहीं बदलती। तो ये सब कांस्टेंट हो गए। दिस वन केवल आयाम रह गया वेरिएबल। आप कहेंगे आयाम कहाँ बदल रहा है सर? देखिए आयाम ए बदल रहा है फाई के साथ, फाई बदलेगा तो ए बदल रहा है। डिफरेंट पॉइंट्स पर फाई डिफरेंट होगा तो आई डिफरेंट होगी। फाई की वजह से अभी नहीं। तो इंटेंसिटी बच्चों एक तरीके से क्या हुई? प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और यहाँ हमने परिणामी आयाम बड़े ए से लिखा है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। आयाम को बड़े से लिख दिया, यहाँ मैंने बड़े से लिखा है तो बड़ा लिख दिया। अब प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटा दूं तो क्या आ गया बच्चों? आई इक्वल्स टू एक नियतांक के ए स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना बच्चों, के यहाँ भी था लेकिन ये बच्चों छोटा के है, ये कैपिटल के है,
ये कैसा के है, ये बड़ा के है बच्चों, आई बराबर के ए स्क्वायर। अंतर प्रोपेगेशन कांस्टेंट मत मानना इसको। तो आई इक्वल्स टू के ए स्क्वायर, इससे हम तीव्रता निकाल लेंगे बच्चों। ए हमारे पास ये है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें बच्चों। तो परिणामी तरंग की तीव्रता आई बराबर के इंटू ए स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस फाइव। के का सम में गुणा कर दें तो आई बराबर के a1 स्क्वायर प्लस के टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस के a1 a2 कॉस फाइव। के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस के a1 a2 कॉस फाइव, ये एक्सप्रेशन आ गया बच्चों। अब यहाँ से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन निकालने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, आई बराबर के ए स्क्वायर, इसको देखिए तो पहली तरंग से जो पहले स्रोत से जो तरंग चल रही होगी, इन सबको हटा दें, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अब हमें तीव्रता की बात करनी है, क्योंकि अब हम मंजिल के करीब पहुंच गए हैं बच्चों। ये जो हम ऐसे एक काम करते हैं यार, सभी हटा दो, दोबारा बना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। कंजूसी होती रहती है, ढूंढते रहते हैं कहाँ जगह मिले कहाँ जगह मिले, इतना सोचते हैं यार। ज़्यादा नहीं सोचना है, जो करना है कर डाल। तो देखें यहाँ इंटेंसिटी, ओहो गलती हो गई, चलिए अब बना लेते हैं। जैसे ये S1 था बच्चों और ये S2 था, ये हमने स्क्रीन लिया था, हमने कहा था अरे यार ये तिरछी आड़ी वाली लाइन मुझे पसंद नहीं है बच्चों। होता क्या है, अरे क्या हो हो पॉइंट P की बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर एक तरंग यहाँ से गई बच्चों, एक तरंग यहाँ से गई। तो पहले स्रोत की समीकरण में आयाम हमने A1 लिखा था बच्चों। तो पहले तरंग से ऊर्जा जा रही है, उससे इंटेंसिटी पहले तरंग स्रोत से कितनी होगी, I1 बराबर के A1 स्क्वायर, क्योंकि पहली तरंग का आयाम A1 था। क्यों? क्योंकि I बराबर के A स्क्वायर हमने अभी देखा है। तो पहली तरंग से इंटेंसिटी इतनी हुई और दूसरी तरंग जो ऊर्जा ले जा रही है उसके कारण कितनी इंटेंसिटी है, के A2 स्क्वायर। क्योंकि अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, आपको इतना ध्यान होगा, आपके पास स्क्रीनशॉट में मौजूद है कि यहाँ था बाई टू इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा टी के एक्स, वो ओमेगा टी प्लस के एक्स था, तो आयाम A2 था, तो तीव्रता I2 इतनी है। तो यहाँ कितनी होगी, I1 प्लस I2 नहीं होगी, कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी बच्चों, I, इस पॉइंट पर कितनी, इतनी। अब इसको I1 I2 के पदों में देखें तो के A1 स्क्वायर की जगह बच्चों हम I1 लिख सकते हैं, साफ पता लग रहा है, पता लग रहा है ना। तो I बराबर इसकी जगह I1, ये देखिए इसकी जगह I2। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्या करेंगे आप, अरे यहाँ भी करेंगे बच्चों। 2 के को मैं कितना लिख सकता हूँ, अंडर रूट के इंटू के, अंडर रूट के इंटू के का मतलब के ही तो हो गया। तो के A1 स्क्वायर इंटू के A2 स्क्वायर और कॉस फाइव अलग, एक ही बात हुई बच्चों। देखिए 2 के का वर्गमूल के आ गया, के इंटू के का, A1 स्क्वायर का A1 आ गया, A2 स्क्वायर का A2 आ गया। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, एक ही बात है, स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर कर दिया है। तो देखें अब इसकी जगह I1 I2 लिख लेंगे। तो I बराबर कितनी हुई बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट I1 I2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाइव। फाइव क्या है, फेस डिफरेंस, कलांतर। तो देखें तीव्रता भी कलांतर पर निर्भर। बंद कर लो बॉक्स में, इसी के चक्कर में इतनी देर से उलझे पड़े हैं, इसी का इंतजार था बच्चों। आगे तीव्रता तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर फाई भिन्न भिन्न होगा, इसलिए भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रता भिन्न भिन्न होगी, एक सी नहीं होगी। पूरा पर्दा एक सा नहीं होगा, क्या होगा,
कहीं अंधेरा कहीं उजाला, कहीं अंधेरा कहीं उजाला। कैसे? अभी बात पूरी नहीं हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अब शुरू से चलेंगे। इन दोनों एक्सप्रेशंस को ध्यान में रखिएगा, एक दिस वन एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। मैं हटाता हूँ बच्चों सब। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। मैंने केवल 2 इक्वेशन छोड़ी हैं जो आपके पास हैं बच्चों। इक्वेशन नंबर 5 जो कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे रही है और ये इंटेंसिटी की वैल्यू दे रही है। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ तीव्रता अधिकतम होगी। जहाँ अधिकतम होगी बच्चों वहाँ क्या होगा? समपोषी व्यतिकरण। तो पहले देखते हैं समपोषी व्यतिकरण के लिए बात करते हैं। समपोषी व्यतिकरण या रचनात्मक व्यतिकरण या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बच्चों ये किन बिंदुओं पर होता है? जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है, यानी जहाँ रोशनी ज़्यादा होती है, उजाला ज़्यादा होता है, यानी यहाँ दीप्त फ्रिंज, ब्राइट चमकीली फ्रिंज बनती है, चमकीली पट्टी, जहाँ बहुत रोशनी होती है। पट्टियाँ बना के दिखाई थी मैंने पिछले लेक्चर में। तो वहाँ उन बिंदुओं पर समपोषी व्यतिकरण होता है। तो तीव्रता वहाँ कैसी होनी है बच्चों? आई शुड बी मैक्सिमम, अधिकतम होनी चाहिए। आई कैसा होना चाहिए? महत्तम। और आई कब महत्तम होगा? जब ए महत्तम होगा। ऐसे समझ लें। तो किन किन बिंदुओं पर महत्तम होगा? और ये आई आपको दिख रहा है, ये देखें I1 I2 ये सब कांस्टेंट हैं, I1 I2 कांस्टेंट हैं, केवल फाई बदल रहा है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर फाई बदलेगा। तो किन किन बिंदुओं पर अधिकतम होगा इस पर डिपेंड कर रहा है। और इसका अधिकतम मान बच्चों कितना होगा? यानी इसकी वैल्यू, इस पद की वैल्यू मैक्सिमम आनी है, आई की वैल्यू अधिकतम। अधिकतम कब आएगी? जब इस पद का मान अधिकतम हो। और कॉस का अधिकतम मान बच्चों कितना होता है? 1। कॉस फाई कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और 1 बच्चों कब होता है? कॉस फाई 1 कब होता है? जब फाई कितना हो? जैसे 0 हो, कॉस 0 का मान 1, 2 पाई हो, कॉस 2 पाई का मान 1, 4 पाई हो, कॉस 4 पाई का मान 1, 6 पाई हो, एंड सो ऑन। दैट इज इवन इंटीजर ऑफ पाई, पाई के समगुणांक। ये जिन जिन बिंदुओं पर हमारा कलांतर इतना 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 आएगा, उन बिंदुओं पर कॉस फाई 1 होगा, उन बिंदुओं पर आई कैसी होगी बच्चों? मैक्सिमम, अधिकतम होगी। कितनी होगी? क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू 1 रखनी है, तो क्या रहेगा बच्चों? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? ये आपको पता है, क्या पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये महत्तम तीव्रता। आपके इस सवाल का जवाब मिल गया कि जहाँ अधिक होगी कितनी होगी? दोनों तरंगों की जो इंडिविजुअल्स अलग अलग तीव्रताएं हैं उनका वर्गमूल करके जोड़ दीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए, उतनी होगी। जहाँ पर दीप्त फ्रिंज बन रही होगी, जहाँ रोशनी ज़्यादा होगी, जहाँ समपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा, वहाँ तीव्रता इतनी होगी, जो कि दोनों के अलग अलग I1 प्लस I2 से भी ज़्यादा है। इसको बच्चों आयत में बंद कर लेना, ठीक है? इतनी हो गई आई मैक्सिमम। इसका स्क्वायर खोलेंगे यही आएगा, इसका स्क्वायर I1, इसका स्क्वायर I2, 2ab 2 अंडर रूट I1 I2। क्लियर? अब वहाँ पर महत्तम आयाम भी निकालना है बच्चों। चलो ए मैक्सिमम भी निकाल लो, लगे हाथ में, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आयाम कितना होगा वो भी महत्तम होगा। डायरेक्ट कर दूँ? कॉस फाई की जगह 1 रखेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 क्या रह गया बच्चों? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो गया। ऊपर स्क्वायर रूट लगा है, स्क्वायर हट गया, कितना रह गया? A1 प्लस A2। कर अपने आप कर लेना, कुछ काम तो अपने आप कर लेना। यहाँ कॉस फाई की जगह 1 रखना, ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, A1 प्लस A2 रह गया। ठीक है, इसे भी बंद कर लो डब्बे में, आयत में, रेक्टेंगल में, बॉक्स में, जो भी मान लो। महत्वपूर्ण एक्सप्रेशंस हैं बच्चों ये 6, अभी इसको नाम नहीं डाल रहे। तो वो बिंदु भी मिल गए हमें, कहाँ कहाँ होगी? इन इन बिंदुओं पर, जहाँ जहाँ कलांतर इतना होगा।
इसको हम इन जनरल बच्चों कैसे लिख सकते हैं, इसी बात को, किस बात को, इस बात को लिख रहा हूँ, जनरल व्यापक रूप लिखें इसका तो हम कह सकते हैं कि फाई यानी कलांतर जहाँ जहाँ कितना होगा 2n पाई, इसे भी डब्बे में बंद, आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, डब्बे में बंद कर लो। वैसे मैं क्या कहता बच्चों, प्लीज क्लोज दिस एक्सप्रेशन इन द रेक्टेंगल। चलिए फाई बराबर 2n पाई, तो 2n पाई में ये सब वैल्यू आ गई, जहाँ n कितना हुआ 0 1 2 3 ऑल द इंटीजर्स 1 2 3, 0 रखोगे यहाँ तो 0 आ गया, 1 रखोगे n की जगह 2 पाई आ गया, 2 रखोगे तो 4 पाई आ गया, 3 रखोगे तो 6 पाई आ गया, सभी एंगल्स आ गए, यानी इन तो ये संपोषी व्यतकरण के बिंदु हैं बच्चों, ये वो बिंदु हैं जहाँ दीप्त फ्रिंज मिलनी है। तो इसको बच्चों याद रखना है आपको, इन एक्सप्रेशंस को। ये एक्सप्रेशन नंबर हो गया 7 संपोषी व्यतकरण के लिए। वहाँ कलांतर पता लग गया हमें, पथांतर कितना होगा बच्चों, पथांतर आपको पता है कि डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो पथांतर डेल्टा एक्स बराबर कितना हो गया, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई इतना, तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई की जगह, डेल्टा फाई यानी फाई है कलांतरी है ये वाला, 2n पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, n लैम्बडा बचा, यानी वहाँ पर पथांतर कितना होगा n, बॉक्स में बंद नहीं हो पाएगा बच्चों, फिर ये नीचे लिख रहे हैं, ये डेल्टा x आ रहा है, तो डेल्टा x कितना आ गया बच्चों n लैम्बडा, जहाँ n कितना है, याद रखना आगे काम आएंगे, जहाँ n बराबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कंडीशंस आ गई, ये पथांतर आ गया, पाथ डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 8, और वहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम कितनी है, इतनी, इक्वेशन नंबर 9, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, इक्वेशन नंबर 10। जो एक्सप्रेशन मैंने बॉक्स में बंद किए हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, तो ये क्या रहा बच्चों, संपोषी व्यतकरण रहा। ये सब बात किसकी हो गई, संपोषी व्यतकरण की। यहाँ इसको बंद कर दो, इसका खेल खत्म, संपोषी व्यतकरण का खेल खत्म। देखिए मैंने जगह बनाई है बच्चों, अब इस जगह में पढ़ाना है आपको, ये टॉपिक इतना अलग हो गया, ये ध्यान रखना है आपको। देखो क्या डिज़ाइन है बच्चों, इसे आर्ट कहते हैं बच्चों। अब संपोषी व्यतकरण हो गया बच्चों, ये वाली बात खत्म। अब हम किसकी बात करेंगे, विनाशी व्यतकरण की। दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब वो बिंदु ढूंढना चाह रहे हैं जहां पर अंधेरा होगा, अंधेरा कायम रहे। एक नाटक आता था बच्चों पहले, सत्यमान, उसमें कहता था अंधेरा कायम रहे। तो यहाँ दोनों ही हैं, अंधेरा भी है उजाला भी है, कितना अच्छा मिश्रण है रोशनी और अंधेरे का व्यतकरण प्रतिरूप में, दोनों चीज़ों को मिला के रख दिया है इसमें। जबकि अंधेरा अलग चीज़ है बच्चों और उजाला अलग चीज़ है, कभी भी अंधेरे और उजाले को मिला नहीं सकते। लेकिन प्रकृति की इस खूबसूरत सी घटना को देखिए कि उसने रोशनी को और उजाले को कैसे मिला दिया है। प्रकृति वो कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता, है ना बच्चों, कितनी अच्छी बात है। एक जगह रोशनी फिर अंधेरा, रोशनी अंधेरा, रोशनी अंधेरा। अगर आपको कभी मौका मिला ना बच्चों इंटरफेरेंस पैटर्न देखने का, बड़ा खूबसूरत लगता है, रोशनी है अंधेरा है, रोशनी है अंधेरा है, बहुत अच्छी घटना लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसे नहीं देख पाएंगे कि ऐसे ही चले गए, 2 सोर्स चलाए और पर्दे पर हमने प्राप्त कर लिया। इसके लिए उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, स्लिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेक्ट्रोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आप देखोगे। खैर कम टू द पॉइंट। तो विनाशी व्यतकरण कब होगा बच्चों, जब तीव्रता कैसी होगी, न्यूनतम होगी। आई कैसा होना चाहिए, मिनिमम। और मिनिमम कब होगा, इस पद से देखें, अगर इस समीकरण में यहाँ माइनस आ जाए तो इस पद का मान न्यूनतम हो जाएगा। और cos फाई का न्यूनतम मान चूंकि -1 होता है इसलिए, तो cos फाई कितना होना चाहिए बच्चों, न्यूनतम होने के लिए
-1। और ये कब होगा बच्चों, किन किन कोण पर होगा, जब कोण पाई होगा, क्योंकि cos पाई का मान -1। 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, 7 पाई होगा, एंड डॉट डॉट डॉट। ये वो सब बिंदु आ गए जो इसमें छूट रहे थे। जीरो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये जीरो के बाद 2 पाई आया था, पाई छूट गया था, वो यहाँ आ गया। यानी 0 पर उजाला, पाई पर अंधेरा, 2 पाई पर उजाला, 3 पाई पर अंधेरा, 4 पाई पर उजाला, 5 पाई पर अंधेरा, फिर 6 पाई पर उजाला, 7 पाई पर। तो कैसे ऑल्टरनेट आ रही हैं। कल हम ये कह रहे थे, कोई बच्चा ये कह सकता है कि सर ये क्रम से ही बनेंगी, तो देखें ना क्रम से ही आ रहे हैं सारे पॉइंट, क्रम से आ रहे हैं ना सारे कोण। अगर लिखेंगे तो क्रम से आएंगे। जैसे आप लिखेंगे 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे ही तो एंगल पॉइंट आएंगे। कालांतर ऐसे ही तो बढ़ता जाएगा। जब तरंगें एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाएंगी तो एक जगह ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऑल्टरनेट आ रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, ये काम खत्म, काट देता हूँ इसको, कोई ज़रूरत नहीं थी। जनरल एक्सप्रेशन लिखें तो बच्चों विषम गुणांक आ रहे हैं पाई के, दैट इज़ फाई बराबर कितना आ रहा है यहाँ पर 2n-1 पाई। ये याद रखना है, इतना कलांतर होना चाहिए। पाई का विषम गुणांक, जहाँ n कितना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3। अब कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर 2n+1 भी तो ले सकते थे, 2n+1 भी विषम संख्या है। ले सकते थे, 2n+1 लेते तो n 0 से स्टार्ट करना होता, क्योंकि पहली वैल्यू पाई आनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो फाई इतना हो गया। अब कलांतर इतना है तो पथांतर कितना होगा वहाँ, इसी एक्सप्रेशन से देखें, इस वाले में, इसमें रख रहा हूँ मैं। तो डेल्टा x कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा x बराबर देखें λ/2 पाई इंटू कलांतर जो कि कितना है 2n-1 पाई। पाई से पाई कटा बस, तो डेल्टा x कितना है बच्चों, बैठ लूँ, ओहो, डेल्टा x बराबर 2n-1 λ/2। इसको भी बंद कर लो, इसको भी बंद कर लो। कर दिया बंद। जहाँ विनाशी व्यतिकरण होगा वहाँ पथांतर इतना होगा। जिन जिन बिंदुओं पर पथांतर इतना होगा उन बिंदुओं पर अदीप्त फ्रिंज बनेगी, डार्क फ्रिंज बनेगी, अंधेरा होगा, तीव्रता बहुत कम होगी। ठीक है ना, कितनी होगी डायरेक्ट लिखने बच्चों, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अपने आप कर लेना, दिस इज़ योर होमवर्क। यहाँ पर आप -1 रखेंगे तो क्या आएगा, I1 + I2 -2 √I1 I2। जैसे यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, a - b का होल स्क्वायर होगा, तो I मिनिमम कितना आ गया। इतना काम तो वही कर लेंगे। अब आप होशियार बच्चे हो चुके हैं, होशियार। √I1 - √I2। अरे बच्चों जगह कम पड़ रही है। ऐसे ही तो बच्चों वीडियो लेंदी होता है, तो लेंदी हो रहा है तो बच्चों क्यों चिंता कर रहे हो। पढ़ाई ऐसे ही थोड़ी हो जाती है कि 5 मिनट में फुर्र, समय देना पड़ेगा आपको। भाई मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड करने में डाटा भी खर्च कर रहा हूँ, सांस फुला रहा हूँ, लगातार कई वीडियो बना चुका हूँ बच्चों। आप देख रहे होंगे कि मैं एक ही शर्ट में सर कैसे पढ़ा रहा हूँ। कोई बच्चे के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि सर एक ही शर्ट पहने रहते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, आपको मैं टुकड़ों में कर देता हूँ। मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ कई घंटों से, इसीलिए तो सांस नहीं बैठ रही है, क्योंकि मुझे जुनून है ये टॉपिक जल्दी ख़त्म हो। आपको मैं टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो भेज रहा हूँ, लेकिन लगातार पढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो I मिनिमम बराबर √ अपने आप कर लेंगे ना इसको, √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। इसको भी डब्बे में बंद कर लेना। यहाँ प्लस आया था, यहाँ माइनस हो जाएगा। जैसे ये किया था वैसे ये कर लेंगे। cos फाई की जगह यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और उसके बाद ये इक्वेशन लिख देंगे। ऐसे ही a कितना हो जाएगा बच्चों, a मिनिमम
माइनस करेंगे तो क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 रह जाएगा, वो हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, क्या रह गया a1 माइनस a2। a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1 भी हो सकता है, जो एम्पलीट्यूड बड़ा हो। पहली का आयाम बड़ा है तो पहले में से घटा देंगे, दूसरी का आयाम बड़ा है तो दूसरे में से घटा देंगे, डिफरेंस आना है बच्चों, ये मिनिमम होगा। तो देखें एक्सप्रेशन नंबर 10, एक्सप्रेशन नंबर 11, एक्सप्रेशन नंबर 12 डाल लेना, एक्सप्रेशन नंबर 13 और एक्सप्रेशन नंबर 14। तो बच्चों ये रहा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी ड्यू टू इंटरफेरेंस, जो परिणामी तीव्रता है किन किन बिंदुओं पर कितनी होगी। तो आपने देखा कि इन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है, कितनी होती है, इतनी, बहुत कम। वहाँ क्या होता है, अंधेरा। वहाँ कैसी फ्रिंज कहलाती है, अदीप्त, डार्क, अदीप्त, उस पट्टी को जहाँ अंधेरा है। इन बिंदुओं पर जहाँ कलांतर, फेज डिफरेंस इतना इतना होगा, वहाँ उजाला होगा, वहाँ पट्टी रोशनी वाली होगी, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, कितनी, इतनी। उस फ्रिंज को क्या कहेंगे, ब्राइट फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज। तो बच्चों उन सभी सवालों के जवाब मिल गए आपको आज, कि कहाँ कहाँ तीव्रता अधिकतम होगी, कहाँ कहाँ न्यूनतम होगी। अधिकतम होगी तो कितनी होगी, इतनी होगी, न्यूनतम होगी तो कितनी होगी, इतनी होगी। वो सारे सवालों के जवाब मिल गए। अब ये कुछ सवाल बाकी हैं, तो वो एक ही वीडियो में नहीं बच्चों, आज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हो गया। अब कुछ सवाल क्या हैं, आप कहेंगे सर हमें तो ध्यान नहीं कौन से सवाल रहेंगे। मैं बताता हूँ बच्चों, अभी मैंने 2 स्रोत लिए थे, S1 एंड S2। मैंने दोनों की आवृत्तियाँ सेम ली थी। क्यों ली थी बच्चों सेम, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यही तो जड़ है बच्चों, यही जड़ है। अब आपको बहुत आसान सवाल लग रहा है कि इसकी आवृत्ति और इसकी आवृत्ति दोनों समान आवृत्ति की तरंगें उत्सर्जित कर रही थी और हमें व्यतिकरण की घटना दिखाई दी, हमें पट्टियाँ मिली, हमें फ्रिंजें प्राप्त हुई, बहुत अच्छा सा पैटर्न, खूबसूरत सा पैटर्न देखने को मिला। लेकिन सिर्फ किस वजह से बच्चों, क्योंकि दोनों की आवृत्तियाँ समान थीं। अगर आवृत्तियाँ अलग होती तो क्या होता, क्यों समान रखी हैं, ये स्रोत कैसे होने चाहिए, पर्दा कहाँ होना चाहिए, इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं। तो एक ही सवाल का जवाब अगले वीडियो में दे पाएंगे कि क्यों दोनों की आवृत्तियां हमने समान ली थी बच्चों। सवाल बहुत आसान है कि दोनों स्रोतों से उत्सर्जित होने वाली तरंगें समान आवृत्तियों की थीं। बार बार कह रहा हूँ, पूरे पाठ की, पूरे टॉपिक की, पूरे व्यतिकरण की ही जड़ यही है बच्चों। अगर आवृत्तियाँ अलग अलग ले ली तो खेल खराब। सवाल बहुत छोटा है, लेकिन कल के पूरे वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे, बड़ा आनंद आएगा बच्चों, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत थका दिया बच्चों आपने, मेरी मेहनत पर पानी मत फेर देना बच्चों। अस्वस्थ भी हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लगातार पढ़ा रहा हूँ, तब तक पढ़ाऊँगा लगातार जब तक ये टॉपिक ख़त्म ना कर लूँ बच्चों। फिर नया टॉपिक होगा तब रेस्ट करके पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब चलें, जब मेहनत कर रहा हूँ तो आप पढ़ेंगे, जब चल ही रहे हैं तो बच्चों एक हो जाए। अब कहेंगे अरे सर पका रहे हो, फिर अरे सुन लो भाई, मूवी देख रहे हैं आप, जब मूवी में बीच बीच में गाने नहीं आए, संगीत ना आए, तब तक रूखी रूखी सी लगती है। तो फिजिक्स की पढ़ाई रूखी न लगे तो उसमें रस मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। सॉरी बच्चों, वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम कम करना हो। चलते चलते, सुनना है ना, बोर नहीं होंगे, डोंट वरी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।